चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का क्या मतलब होता है? एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के नजदीक लेकर जाते हैं लेकिन उसको टच नहीं करते, तो जो अनचार्ज बॉडी है वो चार्ज हो जाती है, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। द फिनोमेना ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी, जैसे कोई मेटेलिक सफेयर है वो अनचार्ज है, उसके नजदीक बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी नियर इट विदाउट ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। तो इसके देखिए एक एग्जांपल समझते हैं हम। ये एक अनचार्ज मेटेलिक सफेयर है जिसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया है। इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब होता है जो भी इस बॉडी में चार्ज क्रिएट होगा वो ग्राउंड में नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शुरुआत में एक अनचार्ज बॉडी लेते हैं, उसके पास जब हम एक चार्ज ग्लास रोड, पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रोड लेकर आते हैं, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड जब लेकर आएंगे तो ये अनचार्ज मेटेलिक बॉडी थी वो किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है, और मैटर में एटम्स होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज उस तरफ रह जाता है, और बॉडी में इस साइड नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इस साइड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस साइड से इसको ग्राउंड कर देते हैं अर्थिंग के साथ, एक कनेक्टिंग वायर से। कनेक्टिंग वायर से ग्राउंड करने के से होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अर्थ में जो इलेक्ट्रॉन है वो सफेयर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होता है क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है किसके साथ? ग्लास रोड के पॉजिटिव चार्ज के साथ। इसके बाद ग्राउंड को हम हटा भी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से अट्रैक्टेड है अभी भी। उसके बाद इस ग्लास रोड को भी अगर हम बिल्कुल रिमूव कर लेते हैं तो जो ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ था इसमें वो क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ऑल ओवर द सफेयर। ठीक है, जो मेटेलिक स्फीयर उसमें सारे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, किसी भी जगह हम देखेंगे उस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि हर जगह चार्ज की डेंसिटी सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बिना टच किए एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर लिया। ठीक है, ये तो था एक सिंगल बॉडी को कैसे हम किसी भी पोलरिटी का चार्ज कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो इसके पास नेगेटिव ग्लास रोड ले आएंगे, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, करके बताना मुझे। इसके बाद दो अनचार्ज बॉडी एक साथ करनी है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो क्या करेंगे हम, दो अनचार्ज बॉडी ए और बी दोनों को एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा, जो टच हैं दोनों के दोनों। ठीक है, ये दोनों टच हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बॉडी का जो ये हिस्सा है इस तरफ एक पॉजिटिव ग्लास रोड ले आते हैं, इसको टच नहीं करते हैं, तो इस बॉडी, इन दोनों बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इधर इकट्ठा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा नहीं हो सकते। क्यों? कुछ देर के बाद जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और पहले से यहाँ इलेक्ट्रॉन उन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे का क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। ठीक है, तो कुछ देर के बाद इसमें क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा इसमें गैप कर देते हैं, ग्लास रोड को यही रखते हैं, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पॉजिटिव चार्ज उधर ही रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर रहेगा, वो ग्लास रोड की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ग्लास रोड को प्योरली रिमूव कर लिया, लेकिन दोनों सफेयर के बीच में डिस्टेंस हमने उतना ही रखा। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज इस लेफ्ट साइड में था ए के, वो राइट साइड में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो बी के राइट साइड में था पॉजिटिव चार्ज, वो बी के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके इधर ऐसे इनकी साइड चेंज हो जाएगी। ठीक है, और अगर नेक्स्ट स्टेप में हम ये सेपरेशन इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको, नेक्स्ट स्टेप में ये सेपरेशन हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ऊपर वाले को मिटा देते हैं। ठीक है, ये सेपरेशन ज़्यादा कर देते हैं, ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, हमने सेपरेशन बहुत ज़्यादा कर दिया,
तो ये नेगेटिव चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दो अनचार्ज बॉडी को अपोजिट पोलरिटी में चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, बाई इंडक्शन। ठीक है, ये कहाँ से आया कॉन्सेप्ट? जैसे हम किसी भी पेन को अपने बालों के अंदर रब कर लेते हैं, फिर उसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े उठाते हैं, कैसे उड़ जाते हैं वो कागज के टुकड़े? क्योंकि जो चार्ज हुआ है जो पेन हमारे सर में कुछ देर रबिंग करने से, वो जो कोई भी मैटर है उसमें चार्ज पैदा कर देता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज का हुआ है तो वो उसमें नेगेटिव चार्ज इंडक्शन से क्रिएट कर देता है और वो पॉजिटिव नेगेटिव फिर अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठा सकता है। ये चार्जिंग बाई इंडक्शन, इसकी वजह से वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठा लेता है। ठीक है, पेन सर में कुछ देर सूखे बालों में हम अगर उसको रबिंग करते हैं तो। इसका एक और फायदा है, इस ग्लास रोड का कोई भी, ग्लास रोड डज नॉट लूज एनी चार्ज। जो ग्लास रोड है, रोड डज नॉट लूज एनी चार्ज। जो कंडक्शन वाला जो मेथड है उसमें चार्ज शेयर हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ग्लास रोड में क्या है, बाय इंडक्शन मेथड में ग्लास रोड अपना कोई भी चार्ज लूज नहीं करती। ठीक है, इसका अगर 1 कूलम चार्ज है तो बाद में भी बंद रहता है जब हम दो बॉडी को ऐसे अपोजिट पोलरिटी चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, इसका ये बेनिफिट है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और सबसे पहले क्या है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में? एडिटिविटी ऑफ ए चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ ए चार्ज, इसका मतलब क्या होता है? द टोटल चार्ज, फिर हम इसको एक एग्जांपल से, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is the algebraic sum of all the charges present anywhere in the system। ठीक है, कि किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है वो सब चार्ज का अलजेब्रिक सम होता है। जैसे हम 1 2 3 को जोड़ते हैं वैसे ही इसको भी जोड़ते हैं ड्यूरिंग एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ चार्ज प्रॉपर साइन कन्वेंशन। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ड्यूरिंग एडिशन ऑफ चार्ज प्रॉपर साइन कन्वेंशन शुड बी टेकन। कैसे? मान लेते हैं सपोज दैट कि एक चार्ज, एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें, कि एक सिस्टम है उसमें इतने सारे चार्ज प्रेजेंट हैं, +3Q, -2Q, +7Q, -1Q, ठीक है, एंड +4Q। तो बताइए उस सिस्टम में टोटल कितना चार्ज है? तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू +3Q -2Q +7Q -1Q और +4Q, एंड दिस इज इक्वल टू +3 7 +3 10 +4 14Q -2 और 1 3Q। तो उसमें टोटल चार्ज हो जाएगा 11Q पॉजिटिव का। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चार्ज होता है बेसिक वो डायरेक्ट ऐड होता है। ठीक है, द एडिशन ऑफ चार्ज इज अलजेब्रिक सम। ठीक है, और चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, चार्ज का बस मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मास जो होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है?
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? द टोटल चार्ज ऑन एनी सिस्टम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज on an electron, basic unit of charge of an electron or a proton, it is E। किससे दिखाते हैं उसको? E। अगर इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लेंगे उसको हम? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसको लेते हैं माइनस ऑफ E, एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन उसको लेते हैं हम प्लस ऑफ E, और जो टोटल चार्ज होता है उसको हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू NE। ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि चार्ज प्रोटॉन का भी हो सकता है और चार्ज हमारा ये इलेक्ट्रॉन पर भी हो सकता है। अगर प्रोटॉन है तो पॉजिटिव का Ne, और अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव का Ne। और इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था किसने? मिलिकन ने। ये एक बार हमारा क्वेश्चन आया हुआ भी है इन 1912। ठीक है। क्वांटाइजेशन होता क्यों है? क्योंकि जो चार्ज कैसे आता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ट्रांसफर होकर, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो हम इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो टोटल चार्ज कितना होता है? माइनस ऑफ E के बराबर, n की वैल्यू 1 हो गई। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो चार्ज किसके बराबर होता है? -2 ऑफ E के बराबर होगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो +-3 ऑफ E। चार्ज कभी भी 1.5 ऑफ E नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा? इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आया। आधा इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, पूरा ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही और एक पर नेगेटिव। तो इसलिए क्या होता है? एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज का रीजन है, तो इसलिए चार्ज भी क्या रहता है? क्वांटाइज रहता है। ठीक है। थर्ड हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है, थर्ड प्रॉपर्टी होगी हमारी चार्ज इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। The net charge on any system is always conserved। कि किसी भी सिस्टम के ऊपर या बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है, नेट चार्ज, वो हमेशा कंजर्व रहता है। हम इसका एक एग्जांपल से समझेंगे। चार्ज neither be created nor be destroyed। हम चार्ज को न तो बना सकते हैं और न ही चार्ज को हम खत्म कर सकते हैं, बट चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स ओनली। लेकिन चार्ज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इक्वल और अनलाइक पेयर कैसे? जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है? टोटल 0। ये टूट के बन गया प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? +E। तो इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकलता है जिस पर चार्ज कितना होता है? -E। तो चार्ज न्यूट्रॉन का जब प्रोटॉन बनता है तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। तो टोटल चार्ज पहले सिस्टम का कितना था? 0।
अब भी जीरो है, प्लस ई और माइनस ई जुड़ के कितने हो गए, जीरो, ठीक है। लेकिन चार्ज बना तो भी कैसे बना, एक पॉजिटिव का ई बना तो दूसरा नेगेटिव का ई बना। तो चार्ज कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते, बस अनलाइक एंड इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स में ही उसको बनाया जा सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है हमारा, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम छोटा सा, Q इज इक्वल टू एन ई वाले फॉर्मूले को, ठीक है। ये आपके पास PDF भी भेजी हुई है, फिर भी समझा देते हैं। क्या है, इफ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड। ये एक क्वेश्चन क्या है हमारा कि ये एक ए बॉडी है और ये दूसरी एक बी बॉडी है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कितने, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। कितने इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं, एक सेकंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और आगे क्या कहता है ये, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब ऑन द अदर बॉडी। अगर ए में से बी की तरफ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में चले जाते हैं, तो बताइए कि 1 कूलम्ब चार्ज के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q किसके बराबर होता है, टोटल चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुणा में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, 10⁻⁹ और E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 गुणा में 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो हमारे 1.6 10⁻⁻19 और 10⁻⁹ तो ये हो गया 10⁻⁻10 कूलम्ब। ये कहता है कि एक सेकंड में कितना चार्ज हो जाता है वो बॉडी, एक सेकंड में ये बॉडी कितना चार्ज होती है, 1.6 गुणा में 10⁻⁻10 कूलम्ब। तो बताइए अब उसको 1 कूलम्ब चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा। तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, क्या करेंगे कि 1.6 गुणा में 10⁻⁻19 को -10 कूलम्ब चार्ज के लिए टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज कितना है, 1 सेकेंड बता रखा है हमें। एक सेकंड में इतना अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो चार्ज कितना हो जाता है, एक सेकंड में इतना चार्ज हो जाता है एक सेकंड में। तो टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज दिस 1 सेकेंड। तो 1 कूलम्ब के लिए कितना होगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम्ब, तो कितना हो जाएगा 1/1.6 गुणा में 10⁻⁻10, ठीक है। तो इसको हम जब सोल्व करते हैं तो ये आता है हमारा, ये ऊपर चला जाएगा 1/1.6 गुणा में 10⁻10 सेकेंड, ठीक है। और इसको अगर सोल्व करते हैं तो यह आ जाता है हमारा 6.25 गुणा में 10⁻9 सेकंड में ये आंसर बहुत ज़्यादा सेकंड हो गई, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से बदल लेते हैं, ईयर्स में बदल लेते हैं। 6.25 गुणा में 10⁻9 है, तो सेकंड में तो 1 सेकंड 3600 होती है, 24 घंटे होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। जब इसको हम पूरा काट कर सॉल्व करते हैं तो 198 ईयर्स के लगभग आता है, ठीक है। तो 198 ईयर्स लग जाएंगे इसको चार्ज करने में, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, थैंक यू।